चर्चा में आज करेंगे कि ट्रंप की तैयारी और किस तरीके से ईरान को फिर जलाने की एक तरीके से तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के भीतर बढ़ती हलचल अब केवल कूटनीतिक दबाव नहीं मानी जा रही। संकेत साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव किसी भी क्षण बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने निजी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। पेंटागन लगातार सक्रिय है और अमेरिकी सैन्य तंत्र को तत्काल कार्रवाई की स्थिति में रखा जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर अत्यंत गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमलों की तैयारियों में जुटा हुआ है। हालांकि औपचारिक रूप से बातचीत के रास्ते को बंद नहीं बताया गया है, लेकिन व्हाइट हाउस और पेंटागन के भीतर जिस स्तर की गतिविधियां देखी जा रही हैं, उसने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को व्हाइट हाउस में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। इनमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, CIA निदेशक जॉन रेडक्लिफ और चीफ ऑफ स्टाफ सुजी वाइल्स जैसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। सूत्रों के अनुसार बैठक का मुख्य विषय ईरान को लेकर संभावित सैन्य विकल्पों की समीक्षा था। अमेरिका सुरक्षा एजेंसियां इस समय पश्चिमी एशिया की स्थिति को अत्यंत संवेदनशील मान रही हैं। इसी कारण विदेशों में तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए रिकॉल रोस्टर अपडेट किए जा रहे हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सैनिकों और संसाधनों को तुरंत सक्रिय किया जा सके। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी सेना के कुछ जवानों की मेमोरियल डे छुट्टियां तक रद्द कर दी गई हैं। यह संकेत देता है कि अमेरिकी रक्षा तंत्र किसी संभावित आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की स्थिति में पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रपति ट्रंप के अचानक बदले कार्यक्रमों को लेकर हो रही है। ट्रंप न्यू जर्सी स्थित बैडमिंस्टर गोल्फ क्लब जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने ये यात्रा रद्द कर दी और वॉशिंगटन में ही रुकने का निर्णय लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी में शामिल होने का कार्यक्रम भी निरस्त कर दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर लिखा कि सरकारी परिस्थितियों और अमेरिका के प्रति अपने दायित्व के कारण उनका व्हाइट हाउस में रहना आवश्यक है। इस बयान को अमेरिकी मीडिया संभावित सैन्य निर्णयों से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी बीच ट्रंप के करीबी सलाहकार डेन स्केविनो द्वारा साझा किया गया एक वीडियो भी चर्चा का विषय बन गया है। इस वीडियो में अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि पिछली बार भी इस तरह का वीडियो साझा किए जाने के अगले ही दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ट्रंप प्रशासन वास्तव में सैन्य कार्रवाई की ओर बढ़ रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप अपने हमलों के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत में कूटनीति को एक और अवसर देने की बात कही थी, लेकिन गुरुवार रात तक उनका रुख पहले की तुलना में ज्यादा कठोर दिखाई दिया। ट्रंप ने शुक्रवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईरान समझौता करने के लिए बेताब है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने ईरान को जोरदार तरीके से मारा था और उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। यानी अमेरिकी प्रशासन अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। यही कारण है कि सैन्य दबाव और कूटनीतिक वार्ताओं का समानांतर प्रयोग दिखाई दे रहा है। इस बढ़ते तनाव के बीच क्षेत्रीय शक्तियां भी सक्रिय हो गई हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड संजय कुलकर्णी और साथ ही पूर्व राजनयिक सुरेश कुमार गोयल जी जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले सीधा चलते हैं रक्षा विशेषज्ञ के पास। सर, जिस तरीके से लगातार एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये युद्ध और जो भी सीज फायर हुआ था, इन दोनों के बीच में सुलह कब होगी, क्योंकि लगातार अमेरिका और ईरान दोनों के बीच में टकराव देखा जा रहा है। और अब एक नई ताजा अपडेट में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ट्रंप ने अपनी यात्रा भी रद्द कर दी है और ईरान के लिए जो कुछ भी बातें सामने आ रही हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी और मेरे को पैनलिस्ट जी को बहुत बहुत नमस्कार, बिकॉज ही इज अ ब्रिलियंट मैन एंड अ ब्रिलियंट एम्बेसडर। सबसे पहले ये जो हो रहा है ये है एक तरीके से परमाणु जो महत्वाकांक्षा है ईरान की, उसको किस प्रकार से दबाया जाए, किस प्रकार से उस बात को ईरान को बताया जाए कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो गलत है
और वो अमेरिका को मंजूर नहीं है। अगर उस महत्वाकांक्षा को वो अगर कर सकते हैं किसी भी तरीके से पोस्टपोन करके, या जैसे उन्होंने एक सुझाव दिया है कि 20 साल तक आप उसको रोके, तो बाकी जितनी भी नाकाबंदी है, जो भी कार्रवाई है, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन और ये जो तैयारी हो रही है, ये दबाव जो डाला जा रहा है ईरान के ऊपर, ये जो दिखावा, ये जो पूरी मोबिलाइजेशन, ये पूरा जो ये सैनिक प्रदर्शन, इसी मकसद से किया जा रहा है कि ईरान जानता है कि 12 दिन में क्या हुआ, ईरान जानता है कि 28 फरवरी से क्या हुआ, ईरान जानता है कि उसका नुकसान उसको कितना भुगतना पड़ा, ईरान जानता है कि वो क्यों टोल लगाना चाहता है, क्योंकि तकरीबन 250 अरब डॉलर का जो नुकसान हुआ है ईरान का। तो ईरान सब कुछ जानता है, लेकिन ईरान इस बात पे अड़ा है कि हम एक पुरानी सभ्यता है और हमारे साथ जो भी व्यवहार करना है वो एक सभ्यता के तौर पर किया जाए। अगर कोई दादागिरी करता है, कोई हमारे पे दबाव डालने की कोशिश करता है, तो देखते हैं हम तो डूबे सनम, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब ईरान ने देख लिया है कि स्टेट ऑफ होर्मुज को वेपनाइज करने के बाद सिर्फ अमेरिका एक दबाव में नहीं है, पूरा विश्व दबाव पर है। अमेरिका में भी कीमतें बढ़ी हैं। अमेरिका में $2.5 प्रति गैलन जो पेट्रोल था, वो अब $4-4.5 प्रति बैरल हो गया है। अब तेल के भाव देख लीजिए, कहा 70 था और कहा $125 प्रति बैरल हो गया। तो ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ये साफ दर्शाता है अमेरिका जरूर नेगोशिएशन चाहता है, इसलिए उसने पाकिस्तान को लगा रखा है कि आप बातचीत करो और जो कुछ भी करना है टेबल पर जल्दी लाओ। अगर ईरान नहीं मानता है तो ईरान भी कह रहा है बातचीत हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों तरफ से एक नम्र व्यवहार का प्रदर्शन दिख रहा है। उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन दबाव ईरान पे इसलिए डाला जा रहा है कि जो कुछ भी करना है जल्दी करो। तो विश्व को इस तरीके से आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, वेपनाइज नहीं कर सकते स्टेटों को। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हालात बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत पे भी उसका असर देखने को मिल रहा है। मेरे साथ पूर्व राजनयिक जुड़े हैं। सुरेश जी, अगर भारत जैसे देशों की बात करूं, इस तरीके के हालात में भारत के लिए आगे जाकर के क्या सबसे ज्यादा कूटनीतिक चुनौती क्या हो सकती है? सर, मुझे लगता है आपका माइक म्यूट है। हाँ, नमस्कार नंदिनी जी और नमस्कार लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी। It's good to be back with you again. We always work very well together. Thank you. मैं इस मामले में एक दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि अगर ट्रंप ने अपने कार्यक्रम में बदलाव किया है, उसके पीछे वजह खाली ईरान ही नहीं, क्यूबा भी हो सकती है, क्योंकि क्यूबा के ऊपर भी ट्रंप की आंख गड़ गई है और वह राउल कास्ट्रो को वहां से निकालना चाह रहे हैं, अरेस्ट करना चाह रहे हैं। इंडैक्टमेंट तो हो ही गया है ये। तो अगर कार्यक्रम बदले हैं, उसके पीछे वजह ईरान है या क्यूबा है, ये कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं कार्यक्रम की बात नहीं करूंगा। अगर बात करते हैं ईरान की हम, मेरे ख्याल है ट्रंप और ट्रंप की डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट अब तक ये समझ चुके हैं कि ईरान में वॉर से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, बल्कि ईरान में वॉर का मतलब ये होगा कि लॉन्ग टर्म उनका जो एक फंस जाएंगे ईरान में, चाहे डिप्लॉयमेंट के जरिए या एक तरह से एयर फोर्स के जरिए, जो लॉन्ग टर्म जकड़े जाएंगे, फंसे जाएंगे। मेरा ख्याल है वो ट्रंप की प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। पहले ही सेनेट में ईरान एक्शन के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, और अगर दोबारा वहां पर ऐसा कोई युद्ध चालू हुआ तो पक्का है कि ट्रंप को कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और मेरे ख्याल है ट्रंप उसके लिए तैयार नहीं है। तो छुटपुट चलता रहेगा, लेकिन मैं नहीं देखता हूं कि फुल स्केल वॉर की कोई संभावना है। अगर ऐसा होता तो असीम मुनीर वहां पर तेहरान नहीं जाते, चाहे वहां कोई प्रस्ताव है या नहीं है, वो वहां पर नहीं जाते। ठीक है जी, ठीक है। अमेरिका और ईरान दोनों के बीच में छिड़े एक अलग युद्ध के बारे में मेरे साथ दोनों गेस्ट बने हुए हैं। सीधा रक्षा विशेषज्ञ के पास चलते हैं। सर, अगर अमेरिकी सेना के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूं तो इस हालात में किस अलर्ट मोड में अमेरिका की सेना इस वक्त दिखाई दे रही है? देखिएगा नंदिनी जी, बूट्स ऑन ग्राउंड तो वर्चुअल इम्पॉसिबल है, क्योंकि बॉडी बैग्स अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये तो अमेरिका को भी मालूम है। जब तक, और ये जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ईरान का कि बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका रख नहीं पा रहा, इसका वो पूरा फायदा
खाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक सवाल यह है कि कितना नुकसान पहुंचाना है, और नुकसान पहुंचा सकते हैं, बिकॉज अमेरिकन जो फायर पावर है बहुत बहुत ज्यादा है। और अभी भी जितना भी ईरान में कई जो गए हैं वहां से आए हैं, वो साफ ये कहते हैं कि जितना भी स्ट्राइक हुआ है ईरान के अंदर प्रिसीजन स्ट्राइक है। जहां जहां उनको लगा कि यहाँ पे उनके रिसर्च सेंटर्स है, यहाँ पे उनके एजुकेशनल सेंटर्स है, उन्हीं को उन्होंने मारा है, बाकी जगह कहीं नहीं है। और ईरान में तकरीबन नॉर्मल वातावरण नजर आता है। ये क्या दर्शाता है कि अमेरिका में इतनी काबिलियत है, अगर इतना प्रिसीजन बॉम्बिंग वो कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल के लड़कियों के वो उधर जो नुकसान हुआ, जैसे अमेरिका में काफी जबरदस्त एक कल्चरल बेइज्जती भी हुई उनकी, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो ऐसा कोई नुकसान उन्होंने नहीं पहुंचाया है। तो ईरान को मालूम है, लेकिन इसको देखते हुए अमेरिकन तैयारी पूरी है। पर अमेरिका, जैसे बाजवा साहब बोल रहे, कभी भी हमला नहीं करेगा। हमला करके उसको कुछ मिलेगा नहीं, कुछ हमला करना है। अभी उसका 25 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अमेरिका खुद कह रहे हैं कितने हवाई जहाज और कितने उनके अनमैन्ड एयरक्राफ्ट मारे गए हैं। तो इससे साफ पता चल जाता है कि नुकसान अमेरिका का भी हो रहा है, चाहे ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हो। लेकिन सवाल यह है, ये बॉक्सिंग बाउट होता है, वेल फॉट ब्लू एंड रेड इज द विनर नहीं है। इससे है ठीक है, वेल फॉट ब्लू वेल डिफेंडेड बाय रेड, ऐसे करके छोड़ना है। ऑनरेबल एग्जिट, जब तक ऑनरेबल एग्जिट, किसी के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि ये हारा है या ये जीता है। अगर ईरान ये वो देख सकता है, और ईरान जो चाहता है कि उसका जो नुकसान है उसकी पूर्ति हो, और नुकसान हुआ है इसमें कोई शक नहीं। पूर्ति टोल के द्वारा हो सकती है, क्योंकि अगर टोल के द्वारा करेंगे तो बाकी भी स्टेट्स हैं, चाहे ईरान कितना भी कह ले, ओमान के साथ मिल रहे, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेट्स हैं, ये इंटरनेशनल वाटर्स में नहीं है, लेकिन स्ट्रेट इंटरनेशनल है। और अगर कल मलाका स्टेट में भी लोग टोल लेना शुरू कर देंगे, जो कि इससे भी नैरो है, तो ये जो चीजें हैं इसके ऊपर मुझे लगता है विश्व भी प्रेशर डालेगा। फ्रांस, जर्मनी, यूके, इनके भी वहां पे हरकत जो शुरू है, इसी के लिए है कि ईरान के ऊपर दबाव डालने के लिए कि आप अपनी जो सोच है उसमें बदलाव लाइएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखेगा, आपकी जो महत्वाकांक्षा है न्यूक्लियर को लेकर के, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईरान कुछ नरम पड़ेगा, और अमेरिका भी इस तरह की धमकी और कई बार जो होते हैं अभद्र शब्दों का इस्तेमाल अमेरिका नहीं करेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि और हालांकि जिस तरीके से सर आपने कहा, क्योंकि ये बात अब हार जीत पे नहीं रह गई है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि इसका पूरा असर जो है पूरी दुनिया पर पड़ा है, खासकर भारत पे पड़ा है जिस तरीके से। और खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर चर्चा करूं, काफी ज्यादा विवादों में, क्योंकि इसका असर अब कहीं ना कहीं तेल की कीमतों पर भी देखा जा रहा है, लोगों की आम जिंदगी पर भी पड़ रहा है। पूर्व राजनायक के पास चलते हैं सर, अगर इस हालात के बारे में बात करूं, जो भी तनाव पैदा हो रहा है, आगे चल करके वैश्विक अर्थव्यवस्था या तेल की कीमतों को कितना बड़ा झटका लग सकता है अगर ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया तो? नंदिनी जी नमस्कार अगेन, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे को काटना है जी, तो मैं जो कोई आर्गुमेंट दे रहा हूं उसके बीच में मत काटिएगा। नहीं जी, पहले जी, मैं आपसे, ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर की विनती है बस। जी नहीं सर, वो तो अब देखिए ब्रेक होता है, वो तो हमारी हमको लेना पड़ेगा ब्रेक। जी ठीक है, मैं आपको नहीं रोकूंगी, आप बोलिए। जी आप बोल लीजिए, फिर पहले आप नहीं आप बोल सकते हैं, आप बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपके सवाल का जवाब कुछ ज्यादा लंबा नहीं है। आपने कहा कि तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि तेल की मार्केट काफी अनस्टेबल हो जाएगी। अगर आवाजाही नहीं होगी, अवेलेबिलिटी में दिक्कत होगी, तो जैसे बीच में तेल का जो ब्रेंट क्रूड का दाम 130-135 तक पहुंच गया था, तो उससे भी आगे पहुंच जाएगा, और भारत के लिए उस सिचुएशन में दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। यूएसए से एनर्जी सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंस पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। रशिया को ऑयल का चीप रहेगा, लेकिन रशिया के ऑयल पर सैंक्शन लगी हुई है, तो वो पता नहीं एक्सटेंड करेंगे या नहीं करेंगे हमारे लिए, लेकिन दिक्कत हो जाएगी। जी ठीक है, रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ हैं। सर अगर अमेरिका की बात करूं, अमेरिका ने जो भी कदम उठाया है इस वक्त, डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा इस समय इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि लगातार उनके तरफ से जिस तरीके के बयान आते हैं सीज फायर से पहले और अब सीज फायर के बाद, इसका असर अमेरिका की छवि को लेकर के क्या पड़ रहा है पूरी दुनिया पर? देखिए, अमेरिका को अगर सीरियसली लेना है, कई बार लोगों को लगता है कि ट्रंप जो है जिस तरीके से बातचीत करते हैं, शायद लोग सीरियसली नहीं लेना चाहते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है ट्रंप का जो वो एक मुखौटा के तौर पर कई बार देखा जाता है, तो जो डीप स्टेट है अमेरिका के अंदर, वो बार बार इस तरह की बातें, क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉर है,
इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, मतलब दबाव डालने की कोशिश। मकसद ये है, अमेरिका जैसे बाजवा साहब कह रहे अपने बंदिशें जानता है, वो जानता है कितना कहां तक जा सकता है। सिर्फ ये लड़ाई मतलब जैसे कहते हैं कि बम्बार्डमेंट के द्वारा नहीं जीती जा सकती, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रख सकते। अगर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं तो कौन जीता कौन हारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं कूटनीति जो है वो उसने इट हैज टू प्ले अ ह्यूज रोल, लेकिन कूटनीति को रोल प्ले करने के लिए एक बहुत लंबा डंडा चाहिए जो अमेरिका के पास है। लेकिन इस बार अमेरिका उसको बड़े ढंग से इस्तेमाल करना चाहता है, जिससे कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। और उस मकसद को देखते हुए कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है कि ईरान के ऊपर दबाव डाला जाए और ईरान की मदद करने वाले इनडायरेक्ट किसको अमेरिका मैसेजिंग कर रहा है, चीन को। क्योंकि चीन को बताना चाहता है अमेरिका बार बार कि आप इनकी मदद कर रहे हैं, क्या हमें आप कहते हैं कि आप मदद नहीं कर रहे। अगर अभी तक ईरान अगर हमें आंख दिखा रहा है तो उसका पूरा पीछे का जो है उसके पीछे चीन रिस्पॉन्सिबल है। और चीन को भी वो बताना चाहता है, अपना प्रदर्शन करना चाहता है कि उसके पास क्या है, और चीन इसके अंदर दखलंदाजी ना दे, दूर रहे। तो शायद ईरान भी बातचीत के द्वारा टेबल पर आकर के मुझे लगता है कहीं ना कहीं समझौता हो जाएगा। जी ठीक है, इस पर प्रतिक्रिया में एक बार सुरेश जी आपसे भी लेना चाहूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया की भी अगर बात करूं, लोगों का कहना है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में नहीं आता बीच में तो शायद ये युद्ध जो है, ये सारी जितनी भी ये जो बातें निकल के आ रही है, ये कभी होती ही नहीं। जी, अगर अमेरिका युद्ध के बीच में नहीं आता, अमेरिका ने तो युद्ध शुरू किया है, तो अगर अमेरिका युद्ध शुरू नहीं करता तो ये सब बातें नहीं होती। और अमेरिका ने युद्ध क्यों शुरू किया, तो वो ये जानने वाली बात यह है कि अमेरिका ने युद्ध शुरू किया क्योंकि उसके ऊपर इजराइल का प्रेशर था कि ईरान के ऊपर युद्ध करके ईरान को कॉर्नर में करना है ये। और अभी भी अगर आपने पढ़ा हो, सुना हो, इजराइल के नेतान्याहू और ट्रंप के बीच में गहमागहमी भी हुई, क्योंकि ट्रंप युद्ध को बंद करना चाहते थे लेकिन नेतान्याहू युद्ध को बंद नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये जो सिचुएशन है ईरान में अनसर्टेन बनी रहेगी। ट्रंप युद्ध नहीं करना चाहेंगे लेकिन इजराइल युद्ध को जारी करना चाहेगा। उसके बाद में देखिए आप क्या होता है। मैं इसीलिए छोटी सी बात है, जियो पॉलिटिक्स में इंडिया को, हमको अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में और अपनी जो रीजनल जियो पॉलिटिक्स है कि गल्फ में क्या बदलाव आएंगे उसके बारे में ध्यान रखना जरूरी हो जाएगा। जी जी ठीक है, मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भी चर्चा करूं और अगर इजराइल की चर्चा करूं, सबसे पहले जल्द अमरूमत की करूं, तो अगर ये युद्ध और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि सीज फायर के बाद तो सबको लगा था कि ये जो है बातचीत दोनों में सुलह हो जाएगी, दोनों एक साथ टेबल पर बैठेंगे और दोनों के बीच में एक साथ अच्छे से बातचीत होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर हालात और ज्यादा बिगड़ते हैं तो इसका असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर क्या पड़ेगा? सबसे पहले इजराइल जो है वो यकीन करना चाहेगा कि बार बार जिस प्रकार से बातें उठ रही थी, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, और खासकर अगर डेथ टू इजराइल की बात देखा जाए तो इजराइल यकीनन कम से कम सदर्न लेबनान के ऊपर पूरा कब्जा करने की कोशिश करेगा। गाजा को जिस प्रकार से उसने येलो लाइन से रखा हुआ है, उस छोटे से इलाके में 20 लाख फिलिस्तीनी रहेंगे। अब उनका क्या हाल होगा वो आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के जो ईरान को लग रहा है कि वो वेपनाइज कर सकता है और कर भी रहा है, क्योंकि अगर आप देखें कितने 135 वहां से टैंकर्स गुजरते थे एक दिन में। आज की तारीख में पिछले 2-4 दिनों में किसी में दिन 30 गए, किसी दिन 35 गए और किसी दिन 5 और किसी दिन 1 भी नहीं। तो ये जो अस्थिरता है स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के, जिसे पूरा एशिया अफेक्ट करता है, खासकर जापान हुआ, साउथ कोरिया हुआ, भारत वो सारे के सारे जितना जाता है। और चीन के 90% तेल ईरान का कौन उठा रहा है? चीन उठा रहा है। रोज के 3 मिलियन बैरल ऑफ तेल का उत्पादन करता है दिन में, पूरा उसमें 90% तो चीन ले रहा है। चीन अब नहीं ले पा रहा है क्योंकि घेराबंदी कर रखी है, तो चीन ने रूस से लेना शुरू कर दिया है। तो असर तो चीन और ईरान के बीच में जो संधि है, जिसमें $400 अरब का तेल अगले 25 साल के लिए चीन उठाएगा ईरान का, जिसके बदले में उनको जो भी मिलेगा वो युआन में होगा। तो ये पेट्रोल डॉलर को लेकर के जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, पेट्रोल डॉलर। तो ये अमेरिका ये नहीं कह रहा कि आप तेल मत लीजिए, वो कह रहा है तेल उठाइएगा, पर तेल उठाएंगे डॉलर के ऊपर। जैसे वेनेजुएला का हुआ, वेनेजुएला से तेल उठा रहा था चीन, वहां से भी 90% तेल कौन उठा रहा था? चीन उठा रहा था, पर अपने करेंसी में उठा रहा था। इसलिए उन्होंने पूरा ले लिया। पनामा में
चीन दखल अंदाजी कर रहा था। तो कहीं ना कहीं अमेरिका चीन को बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप ऑल्टरनेट करेंसी लाने की बात कर रहे हैं, या ब्रिक है जो ऑल्टरनेट करेंसी लाने की बात कर रहा है, तो ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि वो तो प्रिंट करते हैं, वो पैसा प्रिंट कर रहे हैं ना, और कोई कोलैटरल तो है नहीं, तो कागज नहीं तो टॉयलेट पेपर बन जाएगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अमेरिका दबाव डाल रहा है सबके ऊपर कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे स्विफ्ट में वो डॉलर के द्वारा होगा। या नंदन जी बिल्कुल, और आप दोनों गेस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी के कारण ये चर्चा यहीं रोकनी पड़ी, और फिलहाल आने वाले कुछ घंटे जैसे कि कहा जा रहा है कि तय कर सकते हैं कि पश्चिम एशिया एक और बड़े सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ेगा या फिर अंतिम क्षणों में कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी। फिलहाल इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही।